आपने उस फ़िल्म की कहानी लिखी थी, स्क्रिप्ट लिखी थी, मगर उसमें आपको क्रेडिट नहीं दिया जा रहा था। बाद में जब पता चला कि फ़िल्म शूटिंग के लिए जा रही है, तो उसमें मेरा नाम मिसिंग था। मेरी कहानी में ओरिजिनल एंडिंग ये भी था कि पहली बार भारत के लाल किला से कोई प्रधानमंत्री स्वच्छ अभियान के इश्यू पर ओह! बात करते हैं कि डायरेक्टर यहाँ पे है, चाहता है कि मेरा नाम एज़ ए डायरेक्टर के साथ-साथ रिटेन भी जाए। ये भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी समस्या है। उन्होंने अपना नाम एज़ ए रिटेन एंड डायरेक्टेड बाय लिख दिया था, तो मैंने ऑब्जेक्ट किया कि सर ये मेरी कहानी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक तरीके से आपने जो आपकी अपनी चीज़ थी, उसमें आपका क्रेडिट जो है वो डिवाइड हो गया। इंडस्ट्री के बारे में ये सीखा है कि आप कितना भी बड़े राइटर बन जाएँ, क्या कहते हैं कि आप डायरेक्टर के अगर साथ अटैच होते हैं, तो ये एक लड़ाई सर कंसिस्टेंटली है, अभी भी आगे भी चलती रहेगी। जब भी एग्रीमेंट करें तो उसमें क्लियरली लिखवाएँ कि स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग किस हिसाब से मेरा नाम कहाँ पे आएगा। प्रोजेक्ट बनना शुरू हो गया है। एक्टर डरे हुए हैं, प्रोजेक्ट बनना। प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सिनेमा लोग नहीं बना रहे। दिल से अगर जिस दिन सिनेमा बनाएँगे, कोई राइटर्स को नहीं सुनना चाहते हैं। बहुत सारे राइटर्स हैं, भले ही डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, इंटरव्यू में बहुत अच्छी-अच्छी बातें करते हैं कि कंटेंट इज़ किंग, मैं नई कहानी पे काम करना चाहता हूँ, पर एक्सेसिबल नहीं है। मेरे जैसे नया हाँ, राइटर इसलिए आया कि मेहरा जी की ये महानता है कि उन्होंने सुना, मैंने उनको एक लाइन मैसेज भेजी, वो इम्प्रेस हुए। उनको रिस्क टेकिंग लगा कि नहीं ये कहानी, क्योंकि वो भी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, हमारा कुछ भी कंट्रोवर्सी का है, वो एक अलग मैटर है, पर उन्होंने सुना। बिल्कुल। कोई भी राइटर हल्का-फुल्का आइडिया लेके चला जाता है, उनको लगता है कि ये ऑस्कर विनिंग कहानी है। हर राइटर को यहाँ पे लगता है कि बस इस बार तो ये फ़िल्म बन जाए तो ऑस्कर तो मुझे ही मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ फ़िल्म इंडस्ट्री के युवा राइटर मनोज मेहता हैं। 2019 में फ़िल्म आई थी मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर, जिसको राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने डायरेक्ट किया था, जिन्हें हम अक्स से लेकर भाग मिल्खा भाग तक जो उनकी फ़िल्में हैं उनके लिए पहचानते हैं। रंग दे बसंती उनकी बहुत ही शानदार फ़िल्म है और राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने ही मनोज जी की लिखी हुई फ़िल्म डायरेक्ट की थी। मनोज जी से हम इस वीडियो में बॉलीवुड में जो लेखक हैं, जो फ़िल्में लिखते हैं, कहानियाँ और स्क्रिप्ट लिखते हैं, उनकी क्या स्थिति है? किस तरह से उनको समस्याओं से दो-चार होना पड़ता है? इसके बारे में बात करेंगे। तो मनोज जी, आपका स्वागत है इस बातचीत में। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद आपका रवि जी। मैं काफ़ी दिनों से चाह रहा था आपसे बातचीत हो और आपके थ्रू जो है हमें फ़िल्म इंडस्ट्री में जो यंग राइटर्स हैं या जो लोग आना चाहते हैं, उनको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? क्या बातें हो जाती, क्योंकि हम छोटी-मोटी चीज़ें और छोटे प्रोडक्शन हाउसेस या जो अ, बड़े नामी डायरेक्टर नहीं हैं, उनके साथ जो घटनाएँ होती वो अलग बात है। लेकिन एक बड़े डायरेक्टर के साथ जब आप काम करते हैं, तो किस तरह का अनुभव मिलता है? उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि 2019 में जब फ़िल्म आई थी मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर, फ़िल्म के आने से पहले विवाद हुआ था और उसमें राइटिंग की क्रेडिट का विवाद था। और जहाँ तक मैं याद कर पाता हूँ चीज़ों को, फ़िल्म आने से पहले जो कंट्रोवर्सी थी वो ये थी कि आपने उस फ़िल्म की कहानी लिखी थी, स्क्रिप्ट लिखी थी, मगर उसमें आपको क्रेडिट नहीं दिया जा रहा था। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा आपसे कि वो विवाद क्या था? क्योंकि आज भी हम लोग उस विवाद को भूले नहीं। जी। मेरी जी, फ़िल्म आ रही थी तो उसमें क्रेडिट को लेके था कि मैंने इंडिपेंडेंटली स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग लिखी थी और राकेश जी को दिया था फ़िल्म बनाने के लिए। राकेश जी उनको मिर्ज़िया में बिज़ी थे तो थोड़ा डिले हो गया था। उसपे कुछ वर्क जी, रीवर्क करना था, तो उसमें काफ़ी टाइम लग रहा था। बाद में उन्होंने कुछ कहानी दिल्ली बेस्ड थी, वहाँ का लोकेशन उनको कहानी के मुताबिक नहीं वो फाइंड आउट कर पा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि इनको मुंबई के स्लम में सेट करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ चेंज किए थे जो कि उन्होंने मेरी जानकारी के बगैर उन्होंने किया हुआ था। बाद में जब पता चला कि फ़िल्म शूटिंग के लिए जा रही है, तो उसमें मेरा नाम मिसिंग था। तो मैं ओके। तो ये मिसिंग था मतलब किस तरह से? मतलब भाई आपने तो एक कहानी लिखी, आपने एक स्क्रिप्ट लिखी और आपने बताया कि उस कहानी का जो आधार था वो दिल्ली था। तो हमने जी, फ़िल्म देखी है, दर्शकों को 2 मिनट में फ़िल्म के बारे में भी बता देता हूँ यहाँ पर। मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर एक 8-9 साल के बच्चे की कहानी थी जो मुंबई के स्लम्स में रहता है और वहाँ पर टॉयलेट नहीं होती है। और जो लोग होते हैं, जो महिलाएँ, पुरुष, बच्चे जो भी होते हैं वो जंगलों में या घनी झाड़ियों में, खुले मैदानों में शौच के लिए जाते हैं। वहीं
जब उसकी माँ भी जाती तो उसी दौरान उसके साथ रेप जैसा एक हादसा हो जाता है और उसके बाद जो है वो बच्चा प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखता है और कहता है कि स्लम्स में या जहाँ वो रहते हैं वहाँ टॉयलेट बनाने चाहिए। और मुझे याद है 2014 में स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा एक अभियान चलाया था जिसमें ये था कि गाँव में, शहरों में, हर घर में एक शौचालय होना चाहिए और एक शौचालय होगा। और 2017 में हमने टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी फ़िल्म भी देखी थी जिसमें अक्षय कुमार थे। तो ये फ़िल्म भी उसी घरों में टॉयलेट्स की बात करती है, स्लम्स में टॉयलेट की बात करती है। तो ये कहानी थी। तो मनोज जी ने जैसा बताया कि उन्होंने अपनी कहानी का बेस दिल्ली रखा था, मगर मोटा-मोटा बदलाव था कि कहानी दिल्ली में थी, वो मुंबई में आ गई। अब यहाँ पर क्रेडिट ना देने जैसी कौन-सी बात हुई थी? कहानी आपकी थी, स्क्रिप्ट आपकी थी, उन्होंने सिर्फ लोकेशन बदला था। रवि जी का क्या होता है ना कि हर एक जी, डायरेक्टर का अपना एक विजन होता है और वो राकेश जी इतने जी, बड़े डायरेक्टर थे उन्होंने कहानी दिल्ली को सेट करने की बहुत कोशिश की नहीं फाइंड आउट कर पाए होंगे तो मुंबई एशिया का सबसे बड़ा स्लम है तो एक बड़ा अच्छा सुटेबल सेट लगता है कि एक कमर्शियल भी दिखता है कि नाक के नीचे में दिए तले अंधेरा वाली बात थी उन्होंने किया बिल्कुल। कि इस तरह की घटनाएँ को हम यहाँ से ज़्यादा अच्छे तरीके से कह सकते हैं। तो उसमें ये हो क्या गया कि उनकी जब मैंने कहानी लिखी थी तो 2012 में लिखी, मोदी जी तो 2014 में आए थे। अक्षय कुमार की भी ठीक है। फ़िल्म ट्वेलाइट ट्वेलाइट एक प्रेम कथा काफ़ी बाद में आई थी। मेरी फ़िल्म बनने में काफ़ी लेट हो गई उसके वजह से, अदरवाइज़ नहीं तो मैं पहला राइटर हूँ जो शौच के विषय पे एक कहानी बन सकती है जो भारतीय जनमानस को हिला सकती है, मेरा पहला थॉट था। और जब मैं लोगों के पास कहानी लेके जाता भी था, तो लोग बोलते थे कि अरे क्या बात कर रहे हो, टॉयलेट के इश्यू पे कहाँ फ़िल्म बनती है। क्योंकि वो एक बहुत ही जी, निकृष्ट सब्जेक्ट था और वही सब्जेक्ट का जी। प्लस पॉइंट था। पर जब मेरी कहानी में ओरिजिनल एंडिंग ये भी था कि पहली बार भारत के लाल किला से कोई प्रधानमंत्री स्वच्छ अभियान के इश्यू पर ओह! बात करते हैं। ये एंडिंग था और वो बच्चे के ज़रिए जब उनका लेटर मिलता है और उनकी एक कहानी का घटनाक्रम था कि उसमें पुलिस उनको टेररिस्ट समझ के गोली मार देते हैं और पर जब ओह! उनके पास में जाता है तो पता चलता है कि बच्चा के हाथ में एक जामुन है जो वो प्रधानमंत्री को गिफ्ट करना चाहते हैं और साथ में वो एक लेटर है जो वो बताना चाहते हैं कि जब भी मेरी माँ बाहर भीतर जाती है तो लोग उसको किस क्या कहते हैं ना कि नज़रिए से देखते हैं। तो प्रधानमंत्री बहुत व्यथित हो जाते हैं कि हमारे क्या देश राजधानी में ये हाल है, तो पूरे भारत में क्या हाल होगा? क्योंकि हमारा गाँव में अभी भी इतने 2014 की बात है, अभी 2025 में हो गए हैं, अभी भी बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जो स्वच्छ मतलब शौचालय अभी भी नहीं है। तो एक वो उस जी, समय में एक बड़ा सब्जेक्ट था और यही सब जो मैटर था राकेश जी को काफ़ी इंस्पायर्ड किया कि वो कई बार ज़िक्र करते भी रहते हैं कि मैं जब भी फ़िल्म सिटी से निकलता था तो लोगों को बाहर में कहीं बैठे हुए देखता था महिलाओं को। तो एक बड़ा ही मतलब कि ऐसी दृश्य होता है जिसको हम कभी जीवन में नहीं देखना चाहते हैं। तो मेरी फ़िल्म बनने में लेट हो गई उसकी वज़ह से, जी, जी। अदरवाइज़ मैं पहला राइटर हूँ कि इस तरह की कहानियाँ लेके आया था ओके। अपनी इंडस्ट्री में। ये तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने। आपने राकेश जी को कहानी दी, स्क्रिप्ट दी, उन्होंने उसको दिल्ली से मुंबई शिफ्ट किया। लेकिन मुझे याद है कि जब फ़िल्म का ट्रेलर या टीज़र आया था, उसमें रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राकेश ओम प्रकाश मेहरा था, आपका नाम नहीं था। या नहीं उससे ट्रेलर पहले की कोई बात है? क्योंकि मीडिया में खबरें तो आई थी ये कि क्रेडिट की लड़ाई, फिर आप राइटर्स एसोसिएशन में गए, फिर कोर्ट में जाने की भी बात हुई थी। क्या मामला था एग्ज़ैक्ट, मतलब क्रेडिट की क्या लड़ाई थी? ट्रेलर टीजर तो नहीं आया था एक्चुअली क्या जी, हाँ एक जब रोम के एक फिल्म पोस्टर आया फेस्टिवल था शायद। जी, 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 पोस्टर आया था जी, रोम फिल्म फेस्टिवल हाँ, में दिखाया गया था जहाँ पे रिटेन एंड डायरेक्टेड बाय राकेश ओम प्रकाश मेहरा लिखा हुआ था। हालाँकि मुझे उससे जी, पहले पता चल गया था कहानी ये सब्जेक्ट बात करके मैं राइटर कम्युनिटी की जो सबसे बड़ी समस्या है कि क्रेडिट लेने की दिशा में कि डायरेक्टर यहाँ पे चाहता है कि मेरा नाम एज़ अ डायरेक्टर के साथ-साथ रिटेन भी जाए। ये भारतीय सिनेमा जी, की सबसे बड़ी समस्या है। इसकी वजह से हम जी, राइटर निकल के बाहर नहीं आ पाते। भले ही कितना चाहे स्टार हो, चाहे डायरेक्टर ये कहता हो कि कहानी, कंटेंट ही किंग है, पर किंग को कोई तवज्जो नहीं देते हैं।
तो उसमें वो उन्होंने मेहरा जी ने भी ऐसा ही किया था कि उन्होंने रिटेन एंड डायरेक्टेड बाय कर दिया था। और एक नॉर्मल नॉर्म समझा जाता है हमारे बॉलीवुड में कि डायरेक्टर ने लिखा है तो रिटेन डायरेक्ट कर रहे हैं तो उन्होंने लिखा भी होगा। जबकि ऐसा नहीं है, मैंने स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग लिखा था और हमारा बाकायदा एग्रीमेंट हुआ था। एसडब्ल्यूए में भी गया था, क्योंकि मुझे शूटिंग के टाइम पे ही पता चल गया था जब उन्होंने स्क्रिप्ट पे अपना नाम एज ए रिटन एंड डायरेक्टेड बाय लिख दिया था, तो मैंने ऑब्जेक्ट किया कि सर ये मेरी कहानी है, तो वैसा नहीं होना चाहिए था। तो वो बात तो उस तरह से नहीं समझे। तो मैं एक अपनी संस्था है एसडब्ल्यूए, स्क्रीन राइटर एसोसिएशन, जिसने मुझे भरपूर सहयोग भी दिया था मेरी लड़ाई में, और मैं बॉम्बे हाई कोर्ट तक भी गया था और मुझे उनका मिला भी, फैसला मेरे पक्ष में हुआ और मेरा नाम एज ए रिटेन में पहले जाता है। उनके बाद में राकेश जी का नाम जाता, और एक डायरेक्टर था जिन्होंने कि बम्बिया भाषा दिया था, हुसैन दलाल उनका था। तो ये लड़ाई थी कि वो ये सोच रहे थे कि रिटन डायरेक्टेड में मेरा नाम रहेगा स्टोरी में, इनका नाम चला जाएगा, नया राइटर है तो वो उनके लिए यही बड़ी बात होगी। पर मैं अपने एग्रीमेंट में क्लियरली ये लिखवाया था कि जब भी अगर कोई नए राइटर्स इसमें जुटेंगे तो अकॉर्डिंग टू देयर कंट्रीब्यूशन उनका नाम आएगा। तो इसकी वजह से मेरी वहाँ पे सब जगह पे जीत हुई थी और वैसे ही नाम किया है था। मतलब जो चीज आप कह रहे हैं और जो चीज मैं समझ पा रहा हूं, आपने कहानी के साथ में पटकथा और संवाद, मतलब एक पूरी फिल्म आपको आपने लिखित में दी थी, सिर्फ कहानी नहीं दी थी। मैंने पूरा स्क्रिप्ट लिखी थी। एक्चुअली मैं ये फ़िल्म डायरेक्ट करना चाहता था, तो इसकी वजह से मैं अच्छा। बॉन्ड स्क्रिप्ट लेके लोगों के पास में घूम रहा था, बहुत सारे एक्टर, प्रोड्यूसर के पास में गया था। तो कहानी की बात नहीं थी, 120 पेज की मेरी स्क्रिप्ट थी और स्क्रिप्ट को लेके मैं उनके पास गया था। मिलने के ठीक। बाद में थोड़े बहुत तो बदलाव हुए कि जो मैंने खुद किए थे। बाद में सिर्फ लोकेशन था, उन्होंने जो दिल्ली से मुंबई किया था, तो अकॉर्डिंग टू लोकेशन वो थोड़े बहुत जो एक टेक्निकल चेंजेस होते हैं कि वो उन्होंने किया था। तो आप कह रहे हैं कि जैसी आपने कहानी लिखकर दी थी, जैसी आपने स्क्रिप्ट लिखकर दी थी, वो फिल्म एज इट इज बनी, सिर्फ लोकेशन के अकॉर्डिंग जो चेंजेस होने चाहिए वो आप भी कर सकते थे अगर आपसे कहा जाता। 100% कर सकता था। और जी। क्योंकि जब मैंने कंसीव किया था आइडिया, मैंने स्टोरी डेवलप की थी, स्क्रीन प्ले लिखा था, डायलॉग उनके साथ में लिखा था, तो बॉम्बे में रह रहा था इतने सालों से, तो एक जो रीजनल डायलेक्ट टच होता है मुंबईया हिंदी का, वो भी मैं दे सकता था। पर उन्होंने क्यों नहीं मुझे बाद में बताया कि हाँ ऐसे कुछ करेक्शन करने चाहिए थे, वो बेटर बता सकते हैं। बाकी कहानी तो हम लोगों की म्यूचुअल कंसेंट से बनी, जो भी चेंजेस हुए थे मैंने ही किए थे। ओके। तो जब आपने उनको स्क्रिप्ट और कहानी दे दी, तो उसके बाद उन्होंने आपसे कुछ बदलाव करवाए थे, जो आमतौर पर होता है जब आप किसी डायरेक्टर के साथ में काम करते हैं कि यार ये चीजें कुछ बदलना चाहिए, कुछ संशोधन होना चाहिए, कुछ हटना चाहिए, कुछ जुड़ना चाहिए। तो आपने जो मूल स्क्रिप्ट कहानी दी थी, उसमें कोई मेजर बदलाव हुआ लोकेशन के अलावा? जिस क्लाइमेक्स की आप बात कर रहे हैं, जो अभी आपने बताया था, क्या वो उनसे जुड़ने के बाद में हुआ या वो आपने पहले ही कर दिया था? क्या बदलाव हुए थे जब जो आपने सबमिट किया था और जो फ़िल्म में नज़र आया? नहीं, लास्ट में जो मैं क्लाइमेक्स की बात कर रहा था, तो वो दिल्ली बेस्ड थी और मोदी जी तब तक क्या कहते हैं अच्छा। लाल किला के प्राचीर से शौचालय हाँ। अभियान का जिक्र नहीं किए थे। तो मेरी ओके। क्लाइमेक्स कहानी के फ़िल्म के क्लाइमेक्स में वो था, तो उन्होंने बोला कि अब तो हो गया है, तो वो एक आगे की चीज़ हमें लेके जाते हैं। तो वो जुड़ने के बाद में मैंने ही करके दिए थे कि हाँ सर ये सही है, अब जब हो गया है तो लोगों को रिपिटेटिव लगेगा कि अच्छा ये कहानी ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो हमारे जुड़ने के बाद में मैंने वो खुद से चेंजेस किए थे। ओके। तो एक तरीके से आपने जो आपकी अपनी चीज़ थी, उसमें आपका क्रेडिट जो है वो डिवाइड हो गया। इस चीज़ को लेके काफ़ी और भी लोगों के साथ इस तरह से होता है, जो आपने कहा कि भाई उसने कहानी भी लिखी, स्क्रिप्ट डायलॉग दिए लिखे, लेकिन वो क्रेडिट शेयर हो जाता है। तो ये एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा रहा? क्योंकि ये आपके लिए बड़ी फ़िल्म थी। राकेश ओम प्रकाश मेहरा जैसा डायरेक्टर, जो बड़ा डायरेक्टर, उससे पहले वो अक्स, रंग दे बसंती, भाग मिल्खा भाग बना चुके थे और निश्चित रूप से बहुत बड़ा नाम है वो आज भी। तो कुल मिला के ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, फिर इससे इसने आपको क्या सिखाया? क्या अनुभव किया आपने इस इंडस्ट्री के बारे में, इस इंडस्ट्री के बड़े डायरेक्टर्स के बारे में?
सर ये इंडस्ट्री के बारे में ये सीखा है कि आप कितना भी बड़े राइटर बन जाएं, क्या कहते हैं कि आप डायरेक्टर के अगर साथ अटैच होते हैं तो वो फिल्म डायरेक्टर के मीडियम में थोड़ा बहुत वो चेंज करते ही रहते हैं। कभी एक्टर आ जाता है, कभी प्रोड्यूसर कहानियों में चेंजेस करवाना चाहते हैं, ये होते रहता है। अदर मूल मुद्दा ये है कि अगर आप कितने भी बड़े राइटर हो जाएं, आपको इस चेंजेस के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारे पास्ट में बहुत सारे ऐसे राइटर रहे हैं जो कि बड़े डायरेक्टरों से सीधे भिड़ गए हैं, और उन्होंने अपने शर्तों पे करवाया था। जिसमें हमारे जिस इलाके से मैं बिलोंग करता हूँ, उस इलाके के एक बहुत बड़े राइटर है फणीश्वर नाथ रेणु जी, और उन पे शैलेंद्र जी, जी ने तीसरी कसम फिल्म बनाई थी। और जहां तक मुझे जानकारी है कि तीसरी कसम में राज कपूर साहब चाहते थे कि फिल्म का जो क्लाइमेक्स है, एंड है, उसमें उनको बैलगाड़ी चलाने वाला हाँ, अपना हीरो है, उनको हीरोइन मिल जाती है। बिल्कुल। लेकिन शैलेंद्र साहब अपने फणीश्वर नाथ रेणु जी से पूछे कि मैं तो नहीं चाहता हूँ, अगर मुझे कोई बम्बैया कहानी बनानी होती तो मैं कोई कमर्शियल कहानी बनाता, मैं इस तरह की कहानी बनाना चाहता हूँ। राज कपूर साहब ने कभी उस बात को, मतलब उस बात से काफी वो ये थे कि मैं इतना बड़ा स्टार कास्ट हूँ, उस समय में उतने बड़े डायरेक्टर थे, एक्टर थे, सब कुछ थे, वो क्या नहीं थे उस फिल्म में। पर शैलेंद्र जी अड़ गए थे, वो मर गए, पर उन्होंने बोला कि अगर राइटर कह देंगे, जब एक बात हुई कि शैलेंद्र जी ने कि अगर हमारे राइटर कह देते हैं कि ये क्लाइमेक्स चेंज होना चाहिए था तो मैं चेंज कर दूंगा। राज कपूर साहब और फणीश्वर नाथ रेणु जी की मीटिंग हुई, और बाहर शैलेंद्र जी बैठे हुए थे। शैलेंद्र जी जब जा रहे थे तो फणीश्वर नाथ रेणु उनकी तरफ एक बार देखा, और उन्होंने अंदर के बोले कि नहीं, क्लाइमेक्स तो नहीं चेंज होगा। और वो उस फिल्म का क्लाइमेक्स नहीं चेंज हुआ, और वो फिल्म आज हमारे बीच में तीसरी कसम, भले ही शुरुआती दौरों में फ्लॉप हो गई थी, लेकिन आज कल्ट सिनेमा है उस क्लाइमेक्स की वजह से। जब वो कहता है कि खाओ तीसरी कसम की, अब फिर कभी किसी भाई बिल्कुल। को अपने गाड़ी पर नहीं बिठाएंगे। तो ये एक लड़ाई सर कंसिस्टेंटली है, अभी भी आगे भी चलती रहेगी, कि राइटर को अपने अधिकार के लिए खड़ा होना पड़ेगा। कि डायरेक्टर अगर उनका विजन किसी भी राइटर का क्लियर है कि मैं कहानी यही है, और मेरे कहानी का जो 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 भी मतलब इंग्रेडिएंट्स है उसमें वो नहीं बदलाव होना चाहिए, तो कोई डायरेक्टर नहीं करवा सकता है, कोई प्रोड्यूसर नहीं करवा सकता। लेकिन हम कहानी बाहर आए, पर्दे पे आए, इसके लिए कंप्रोमाइज कर लेते हैं। तो ये कंप्रोमाइज जो शब्द है ना, राइटर को क्या जी। कहते हैं, दुविधा में डाल देता है। एक लालसा की बड़े डायरेक्टर हैं, अच्छा फिल्म बना रहे हैं, उन लोगों के बीच में आएगा, वो जिस दिन छोड़ देंगे उस दिन कहानीकार के हिसाब से कहानियां बननी शुरू हो जाएगी। ये जो कंप्रोमाइज जो है फ़िल्म इंडस्ट्री में बड़ा शब्द है, सिर्फ़ पर्दे पर दिखने बस के लिए लोगों को कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता है, बल्कि पर्दे के पीछे भी बहुत सारे कंप्रोमाइज़ेज़ जो हैं वो चलते रहते हैं और इससे बचने की ज़रूरत है, आप ठीक कह रहे हैं। आप मुझे मनोज जी ये समझाइए कि वो जो आपकी राइटर्स एसोसिएशन के साथ मिलकर जो लड़ाई थी, जो लीगल स्टेज तक पहुँची थी, वो क्या प किस प्रोसेस से गुज़री? क्योंकि बहुत सारे राइटर्स हमारे ऐसे हैं जो क्रेडिट को लेके स्ट्रगल करते हैं। तो राइटर्स एसोसिएशन जो है उसने आपको किस तरह से सहयोग दिया इस मामले में? फिर जब आपके केस जो है वो कोर्ट में गया, कोर्ट में क्या हुआ? थोड़ा इन चीज़ों को समझाइए, थोड़ा-सा लीगल बारीकियाँ जिससे कि जो हमारे नए लेखक इसको सुनते हों, उनको थोड़ा-सा गाइडेंस मिले कि राइटर एसोसिएशन हमको किस तरह की हेल्प मिलती है वहाँ से और जब कोर्ट में जाता है तो क्या होता है, कोर्ट कैसे देखता सुनता है कि कोर्ट का फैसला भी आपके फ़ेवर में आना एक बड़ी बात सबसे बड़ी बात है ना कि जब भी कोई कहानीकार कहानी लिखे, तो वो क्या कहते हैं कि अपना लिख के खुद ही मेल कर सकते हैं, या अपने से आजकल मेल की सुविधा है। अदरवाइज पहले ये होता था कि आप अपनी कहानी को, स्क्रीन प्ले को, जो स्क्रिप्ट होती है पटकथा को लिख के अपने एड्रेस पे मेल कर ले, ताकि वो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कॉपीराइट आपके पास में प्रूफ हो जाता है कि आपने ये कहानी लिखी है। आजकल मेल हो गया है, राइटर एसोसिएशन है, जी। इंडियन कॉपीराइट एक्ट है, उनमें रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। और जब भी किसी प्रोड्यूसर, ताकि आपके पास में एक प्रूफ रहे कि हाँ, मैंने किसी डायरेक्टर से, एक्टर से, प्रोड्यूसर से इस कहानी के संबंध में क्या कहते हैं, मेल का एक्सचेंज किया हुआ प्रूफ रहेगा, तो आपका नहीं, आपकी कहानी कोई नहीं चुरा सकता है। उस साथ में उसके बाद, और ये भी एक दूसरी बात है कि आप जब भी एग्रीमेंट करें तो उसमें क्लियरली लिखवाएं कि स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग
किस हिसाब से मेरा नाम कहाँ पे आएगा। जैसे हमारे स्क्रीन राइटर एसोसिएशन इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहा है। बाकायदा वहाँ पे एक लीगल टीम उन लोगों ने हायर किया हुआ है और उनसे हम क्या कहते हैं गाइडेंस ले सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं कि हम किस तरह से कॉन्टैक्ट करें। और उसके बाद में दूसरा चीज एक और है कि एग्रीमेंट में अगर कोई नया राइटर जुड़ने का स्कोप रहता है, तो जैसे कि मैंने अपने कहा एग्रीमेंट में करवाया था कि स्क्रीन क्रेडिट में अपनी स्क्रिप्ट जो मेहरा जी को दिया हुआ था और उन्होंने जो अपनी स्क्रिप्ट लिखी, तो दोनों स्क्रिप्ट का एनालिसिस हुआ। उसके बाद में 3 वहाँ पे कमेटी के मेंबर अलग-अलग थे, जिनको नहीं पता था कि ये राकेश जी ने लिखे हैं या मनोज ने लिखे हैं। उनको एनालिसिस किया और उनकी सिमिलरिटी फाइंडिंग की और उन्होंने उसके आधार पर मेरे फेवर में दिया था फैसला। फिर यही आधार कोर्ट में जाने के बाद में हुआ। कोर्ट में भी उन्होंने बोला कि राइटर एसोसिएशन इंडिया का एकमात्र इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, जो इस संस्थान है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में इस तरह का काम करती है और हमारे पास में ऐसे कोई एक्सपर्टाइज नहीं है। तो उन्हीं के जो फैसले होंगे उन्हीं के आधार पर उन्होंने हमें हमें हमारे पक्ष में फैसला दिया। एक चीज ये बताइए कि ये जो कहानी थी, आपने कहा कि मोदी जी के आने से पहले और ये जो अभियान शुरू हुआ था इससे पहले 2012 में आपने ये कहानी लिखी थी, तो इस कहानी की प्रेरणा आपको कैसे मिली थी? कहानी लिखने के लिए आप कैसे प्रेरित हुए थे? आइडिया आपको कैसे आया था? जब लोग यहाँ हंस रहे थे कि अरे शौचालय भी कोई विषय हो सकता है, तब आप इस कहानी और इसको लिख चुके थे। कहाँ से, क्या कोई घटना थी, कोई व्यक्ति था इसके पीछे? नहीं सर, मैं बिहार के बहुत छोटे से गांव मिथिलांचल का इलाका पड़ता है, सुपौल जिला का बसंतपुर से हूँ। तो वहाँ पे अभी भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं, घर हैं जहाँ पे शौचालय घर में नहीं है। तो जैसे ही सुबह होती है या दिन के शाम के टाइम में महिलाएं बाहर जाती है शौच के लिए, तो वो मैंने एक देखा हुआ। तो उसके बाद जब मैं दिल्ली आया तो दिल्ली के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे सुलभ शौचालय जैसे हूँ, मास कॉम किया हूँ, तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल पत्रिकाओं में लिखा है। तो जब भी बाहर जाता था लोगों को ऐसी दुविधा में देखता था तो मेरे दिल को कचोटता है कि हम चाँद पे जाने की बात करते हैं, हम देश को क्या कहते हैं कि विकसित करने की बात करते हैं, पर हमारे देश में एक अभी भी है कुछ तबके हैं जिनके घर में जो इज्जत की औरतों की इज्जत, महिलाओं की इज्जत आबरू होती है, उनको पर्दा करने के लिए एक शौचालय नहीं है। तो ये काफ़ी मुझे उद्वेलित करते रहता था। तो मैंने सोचा कि कहानी की तलाश में जब मैं मुंबई आया तो पहले एक सिनेमा ही होता था, यश चोपड़ा साहब की सिनेमा देख के लोग बड़े उत्साहित होते थे उस ज़माने में, या तो मेरे जहन में भी था इसी तरह के सिनेमा बनाऊँ। पर जब मैं यहाँ पे बम्बई में आया, बहुत सारे ऐसे फ़िल्म से चाइना के या उस तरह के इटली की वास्तविक रियलिज़्म फ़िल्म देखी, तो मेरा एक ज़हन आया कि नहीं यार, हमारे देश की जो लार्जर दैन लाइफ सिनेमा है, वो तो कैटर करने वाले बहुत बड़े-बड़े लोग सब हैं, लेकिन हमारे जो जिस रूट से मैं आता हूँ, उस रूट की कहानियों को, समस्याओं को कौन कहेगा? तो वो जो गाँव के, दिल्ली के, पटना के या बम्बई, इवन कि बम्बई में अभी भी बहुत सारे ऐसे स्लम्स हैं जहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैंने एक बच्चे के ज़रिए, और वो भी एक बच्चा जिसके बाप नहीं है, माँ विधवा है, क्योंकि और वो जब भी बाहर भीतर जाती है, वो बच्चा इतना सेंसिबल है कि उसकी पैनी नज़र देख लेता है कि उसकी माँ को लोग किस नज़रिए से देखते हैं। तो वो एक कहानी के ज़रिए मैंने ये कहानी कही। आपने कहा जैसे कि आप अपने गाँव से दिल्ली आए, फिर दिल्ली से मुंबई आए और एक सिनेमा बनाने का ख्वाब आपके पास था और है। तो आप यहाँ राइटर बनने आए थे या डायरेक्टर बनने आए थे? दोनों चीज़ें हैं। तो एक तो होता है कि मुझे लेखक बनना है, एक होता है मुझे फ़िल्म निर्देशक बनना है। मैं तो डायरेक्टर बनने के लिए आया था। अच्छा, ठीक, ओके। तो डायरेक्टर बनने वो जर्नी कैसी रही? आए तो आपकी मतलब फ़िल्मों में शुरुआत कैसी हुई? जब आप डायरेक्टर बनने आए थे, आप किसी के साथ जुड़े होंगे बतौर सहायक निर्देशक। क्या क्या आपकी जर्नी कैसी रही फ़िल्मों में अभी तक? मैं जब मास कॉम कर रहा था, माखनलाल चतुर्वेदी नोएडा कैंपस से,
तो मैंने सिनेमा के बारे में लाइब्रेरी में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो मेरे यहाँ पे कोई जान-पहचान नहीं थी या कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था। तो रामानंद सागर जैसे बहुत सारे लोगों के बारे में मैंने पढ़ा था कि वो फ़िल्म लाइन में एंटर करने के लिए फ़िल्म पत्रकारिता में लेख कीजिए। बैचलर करते वक़्त समझ में आ गया था, तो जानबूझ के मैंने मास कॉम लिया और उसमें फ़िल्म में स्पेशलाइज़ेशन किया और ये सोचा था कि बॉम्बे में आके पत्रकारिता के ज़रिए सिनेमा के लाइन में एंटर करूँगा और एक डायरेक्टर बनूँगा। पर यहाँ आने के बाद मैं कुछ दिन असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया फ़िल्मों में, सीरियल में। तो उस समय सबसे बड़ी समस्या आ रही थी कि कोई मुझे अपनी कहानी देने को तैयार नहीं थे। नए लोग था, मैं नया असिस्टेंट डायरेक्टर था। तो मुझे लगा कि अगर मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, तो मेरे पास अगर अपनी कहानी होगी, ताकि ये मेरी कहानी है, मैं इसको डायरेक्ट करना चाहता हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज़ पढ़े थे। यहाँ सुभाष घई जी ने अपनी कालीचरण फ़िल्म लिखी थी, तो उन्होंने बोला था कि मुझे डायरेक्ट करना है। हॉलीवुड के भी कई फ़िल्म मेकर के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट लिख के लोगों के पास जाते थे, तो उनको कोई हटा नहीं पाते थे। तो इसी उद्देश्य से मैंने अपनी कहानी लिखी कि मुझे डायरेक्टर बनना है, तो सबसे पहले मैं राइटर बनना पड़ेगा और इसी सिलसिले में मुझे दबंग, घायल, दामिनी 2 के राइटर है दिलीप शुक्ला जी से मेरी मुलाकात हो गई। तो उन्होंने पहले पूछा क्या करना चाहते हो? मैं बोला कि डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। तो वो थोड़ा-सा आश्चर्य हुए कि एक राइटर के पास क्यों आ रहे हो? मैंने बोला कि सर एक अच्छा डायरेक्टर होने के लिए सबसे पहले अच्छा राइटर होना ज़रूरी है। वो काफ़ी इम्प्रेस हुए, फिर मैंने उनके साथ 2 अढ़ाई साल काम किया और उसी के दौरान दबंग 2 जो है वो मैं एज़ एसोसिएट राइटर रहा। बहुत सारी उनके मेरे अंदर में हुनर कला आई और उसी समय मैंने पहली बार उनको ये कहानी सुनाई थी कि सर मैंने एक कहानी सोची है, एक बच्चा है जो अपने माँ के लिए टॉयलेट बनाना चाहता है। तो काफ़ी खुश हुए, बोले कि ये कहानी तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है और वो वाक़ई मेरे लिए लकी साबित हुआ उनकी की हुई ये बात है। जी। फ़िल्म इंडस्ट्री में नो डाउट ये कहते हैं कि फ़िल्म इंडस्ट्री एक परिवार है और इस तरह की बहुत अच्छी-अच्छी बातें होती है। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे एक हायरार्की सिस्टम है और बहुत सारे लोग जो हैं बहुत मजबूत हैं। जिसमें हम राकेश ओम प्रकाश मेहरा को भी रख सकते हैं। जब आप इतने बड़े डायरेक्टर से लड़ाई लड़ रहे थे क्रेडिट की, तो उस वक़्त क्या कभी आपको लगा कि यार क्योंकि आप तो नए थे, आपकी पहली कहानी थी जिस पर फ़िल्म बनने जा रही थी। क्या आपको ये डर था कि यार ऐसा नहीं हो कि इनसे मेरा पंगा हो जाए तो इंडस्ट्री में मेरा नाम खराब हो जाएगा, दूसरे लोग मुझे काम नहीं देंगे? तो एक तो ये डर और दूसरा इस लड़ाई के बाद में क्या आपको कुछ महसूस हुआ कि लोगों का नज़रिया आपके प्रति बदला है पॉज़िटिव तरीके से, नेगेटिव तरीके से? नहीं, लोगों का सपोर्ट तो मुझे बहुत मिला। ऐसा कोई भी नहीं लगा अच्छा। कि लोगों का नज़रिया मेरे पास में राजकुमार ईरानी साहब के ऑफ़िस से कॉल आया था, आर बाल्की साहब के ऑफ़िस से कॉल आया था, बहुत सारे मेरे प्रोमो देख के शाद अली ने मैसेज किया था कि मैंने आपके प्रोमो देखे हैं, बहुत अच्छे लगे और जबकि ये कंट्रोवर्सी तब तक हो चुकी थी। ऐसा नहीं क्योंकि इंडस्ट्री में सब लोग जानते हैं कि एक अच्छा राइटर है और उसके अंदर में क्या घाल-मेल हुआ होगा, कहाँ किसने क्या गलतियाँ की होगी, तो ये सबको इंडस्ट्री में मालूम है। तो वो उसका नहीं फ़र्क पड़ा। ये मुझे हो गया कि मैं पर्सनली बहुत थोड़ा-सा डिप्रेस हो गया था कि इतने ओके। बड़े डायरेक्टर हैं, इतना सब कुछ ट्रस्ट मीडिया। तो वो एक थोड़ा-सा मलाल रहा था जिसकी वज़ह से मैं काफ़ी थोड़ा-सा पीछे हो गया था। मेरे लिए सिनेमा बहुत सारे सिनेमा बनाने का सपना नहीं था। मैं छोटे शहर से हूँ तो मैंने ये सोचा था कि जैसे राजकुमार ईरानी ने एक बार बोला था कि एक फ़िल्म बना लेने के बाद में अगर मैं मर भी जाऊँ तो मुझे कोई अफ़सोस नहीं होगा। मैंने इंटरव्यू जी, में जी, सुना जी। था ऐसा। तो सेम मेरे साथ था कि मेरी फ़िल्म आ गई उसके बाद में मुझे नहीं है अगर क्रेडिट कोई खाने वाली बात कभी होती है या इस तरह से कोई होता है 2019 में ये फ़िल्म आई थी, 2025 चल रहा है, लगभग 6 साल पूरे हो रहे हैं। इस बीच एक राइटर और डायरेक्टर के रूप में आपका जो करियर है, कहाँ पहुँचा है?
नहीं, डायरेक्टर है तो नहीं बन पाया हूँ। एज अ राइटर मैंने बहुत सारी कहानियां लिखी, स्क्रिप्ट लिखी। कई हमारे सिनेमा लाइन में होता है कि आप कहानी लिखते हैं, डायरेक्टर एक्टर प्रोड्यूसर के पास पहुंचते हैं, बात आगे बढ़ी। बहुत सारे वेब सीरीज फिल्म है, 3-4 फिल्में बनते बनते नहीं बन पाई है, पर मेरी कोशिश जारी है, मैं फिल्म लेके आ रहा हूँ। पर इस बीच में मैंने पॉकेट एफएम में एज अ राइटर जुड़ के काम कर रहा हूँ और अपनी कहानियों को भी पिच कर रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली 2026 तक में कोई हमारी फिल्म या वेब सीरीज आपको देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत अच्छा, ठीक चीज है। तो अब नए राइटर्स जो आ रहे हैं, एक तो सिनेमा बहुत बदल गया, बहुत तेजी से बदला है। 2019 से 2025 तक न केवल ओटीटी जैसा प्लेटफॉर्म हमारे पास आ गया है, बल्कि कहानियां भी बहुत अलग अलग तरह की आ रही हैं, राइटिंग भी बदल गई। और अब तो जो रील्स होती हैं उस तरह की भी वेब सीरीज बनने लगी है। राइटिंग जो है वो पूरी तरह से बैकबोन है। राइटिंग में आपने क्या बदलाव महसूस किए हैं इन पिछले 5-6 सालों में? बहुत बदल गया है रवि जी। राइटिंग जो 10 साल पहले थी, 20 साल पहले थी, हर एक दशक में राइटिंग का पैटर्न स्टाइल बदल जाता है यहाँ पे। पर पिछले 5 साल में लॉकडाउन के बाद से अचानक कहानी कहने का जो फॉर्मेट है, कहानी कहने के लोगों की जो एपिटाइट है, वो पूरी बदल गई है। अभी मतलब हर मुझे लगता है कि हर 6 महीने में पैटर्न बदल जा रहा है। जिस रफ्तार से माइक्रो ड्रामा वर्टिकल्स आ रहे हैं, जिस रफ्तार से फिल्में अपने यहाँ बन रही है, मतलब कि छोटी फिल्में ऑलमोस्ट बंद हो गई है, मेरी नहीं बन पा रही तो बहुत कम बन पा रही है। लार्जर देन लाइफ बड़े बड़े फिल्में बन रही है, और अपनी हिंदी फिल्म तो रिमेक्स जो एक्टर्स हैं वो बिल्कुल। सब में नहीं बन पा रही है अच्छी। एक थोड़ा सा खराब है। जब तक अच्छे डायरेक्टर एक्टर प्रोड्यूसर जो छोटे शहरों से अपनी जमीन से जुड़े हुए राइटरों की कहानी नहीं सुना, मतलब एक इम्पॉसिबल टास्क है। क्या वजह है? आप आए दिन लगभग रोज ही डायरेक्टर से मिलते हैं, प्रोड्यूसर से मिलते हैं, प्रोडक्शन हाउसेस में आपका आना जाना होता है, उस पूरी कम्युनिटी से आप सीधे टच में प्रोड्यूसर डायरेक्टर की। आखिर कौन सी वो जगह है जहां पे राइटर और प्रोड्यूसर, राइटर और डायरेक्टर के बीच में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है? वो कौन सी चीज है? क्योंकि ये लोग, हम देखते हैं, रीमेक राइट्स खरीदने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, राइटर को देने के लिए इनके पास पैसा नहीं होता है। क्या वजह है? मतलब क्या उनको भरोसा नहीं है कि हमारे राइटर्स के पास अच्छी कहानियां नहीं है, या वो सुनना ही नहीं चाहते हैं, या क्योंकि राइटिंग, अच्छी नई राइटिंग के साथ में जुड़ना एक किस्म का रिस्क भी होता है, क्या वो रिस्क नहीं लेना चाहते, बहुत सेफ गेम खेलना चाहते हैं? वजह क्या आपको समझ में आती, क्यों वो नए आइडियाज के साथ नहीं जाते हैं, नए राइटर्स के साथ काम नहीं करते हैं? कम्युनिकेशन कहाँ पर रुक जाता है? प्रोजेक्ट बनना शुरू हो गया है। एक्टर डरे हुए हैं, प्रोजेक्ट बनता है। प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सिनेमा लोग नहीं बना रहे दिल से। अगर जिस दिन सिनेमा बनाएंगे, जमीन से जगह जाएंगे, घूमेंगे, क्या कहते हैं आप, एसी के कमरे में बैठ के क्या कहते हैं, चाहते हैं कि हर कुछ हो जाए। साउथ के जिस फिल्म के राइट्स आप रिमेक्स राइट्स ले रहे हैं, वहाँ के डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक्टर ने रिस्क तो पहले लिया ना। पर हमारे यहाँ पे बिल्कुल। हिंदी इंडस्ट्री में उस तरह की रिस्क लेने की क्षमता नहीं है। अगर लगान में हमारे आमिर खान साहब ने रिस्क लिया उस तरह का, तो आज एक कालजयी सिनेमा बना है। लेकिन अब वो बड़े बड़े एक्टरों में, प्रोड्यूसरों में नहीं है। सब चाहते हैं कि हम बाहर से कहानी के राइट्स ले लेते हैं, वहां पे प्रूव कर चुका है, सफलता टेस्ट कर चुका है, वैसा ही यहाँ पे बना लेंगे, हम पैसा छाप लेंगे। कोई दिल से सिनेमा नहीं बना रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास में कहानियों का अकाल पड़ा हुआ है। कोई राइटर्स को नहीं सुनना चाहते हैं। बहुत सारे राइटर्स हैं, भले ही डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, इंटरव्यू में बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि कंटेंट इज किंग, मैं नई कहानी पे काम करना चाहता हूँ, पर एक्सेसिबल नहीं है। किसी के पीछे, एक एक्टर के पीछे जाने के लिए 4-4 साल के बाद टाइम देते हैं, वो उसके लिए भी आपको वाया वाया करके इतना जाना पड़ता है कि आपकी कहानी पुरानी हो जाती है। अगर आप समकालीन या कंटेम्परेरी सब्जेक्ट लेते हैं तो वो पुरानी हो जाती है। अगर हिस्टोरिकल है या एक प्योर कहानी है, आपके जहन की उपज है, तो वो तो कभी भी आप बना सकते हैं। पर यहाँ पे कोई सुनने को तैयार नहीं है। राइटर की सबसे बड़ी व्यथा ये है कि अच्छे अच्छे राइटर्स हैं जो बड़े बड़े नाम हैं,
उनका देखेंगे कि 10 साल हो गए हैं, उसके बाद में कोई फ़िल्म नहीं आई है। क्यों नहीं? क्यों क्या उनके पास एक्सेसिबल नहीं है? वो चाहे तो किसी को भी अपनी कहानी सुना सकते हैं, पर सामने कोई सुनने को तैयार हो तब, कोई सामने बनाने को तैयार हो, कोई रिस्क लेने को तैयार हो। अगर साउथ में जितनी अच्छी कहानियाँ बनती है, वहाँ पे कोई लुंगी-धोती पहन ले, यहाँ पे अगर किसी को बड़े एक्टर को बोले आप वैसा करने के लिए, तो शायद ही कभी कोई एक्टर तैयार हो हमारी हिंदी सिनेमा का। मुझे तो ऐसा लगता है कि पहले दौर में अगर कोई तैयार होते थे तो वो सिनेमा अच्छी फ़िल्म बन जाती थी। आप प्रोड्यूसर डायरेक्टर से जैसे मिलते हैं तो ठीक है कि जो उनका जो अप्रोच है आपने बताया, स्टार्स के पीछे सब लोग भाग रहे हैं और स्टार जो है वो 4-4 साल तक उनके पास समय नहीं है जैसा कि वो बताते हैं। एक बहुत साधारण उसमें मुझे समझाइए कि भाई फ़िल्म लिखी तो जाती, चाहे वो रीमेक होती है तो भी लिखी जाती है या कहीं का इधर-उधर का आइडिया चुराया जाता है, मार लिया जाए, कुछ तो कागज़ पे लिखा ही जाता है, एक राइटर की तो इनको ज़रूरत पड़ती ही है। चाहे सेकंड मतलब वो चाहे वो डायरेक्टर को असिस्ट करे या किसी को भी असिस्ट करके कुछ तो लिख के दे। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर से क्या उम्मीद करते हैं इस फ़िल्म इंडस्ट्री में? आपको क्या बात समझ में आई? आप अपना प्रोजेक्ट ले जाते हैं, अपनी कहानी, स्क्रिप्ट ले जाते हैं, आपने कहा नहीं सुनते, तो चलिए जब वो नहीं भी सुनते हैं, तब भी वो कुछ तो देते हैं, यार हमको ऐसी चीज़ चाहिए। वो क्या उम्मीद करते हैं आपसे? नहीं कोई उम्मीद करते हैं, सबसे बड़ी बात है कि वो अच्छा, आप कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो उसके जो कंफर्ट ज़ोन में राइटर हैं, उनको हायर करते हैं। अगर कोई नया राइटर मेरे जैसे नया हाँ, राइटर इसलिए आया कि मेहरा जी की ये महानता है कि उन्होंने सुना, मैंने उनको एक लाइन मैसेज भेजी, वो इम्प्रेस हुए। उनको रिस्क टेकिंग लगा कि नहीं ये कहानी क्योंकि वो भी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, हमारा कुछ भी कंट्रोवर्सी रहा है, वो एक अलग मैटर है, पर उन्होंने सुना बिल्कुल, एक नए राइटर को, अदरवाइज़ नहीं तो रंग दे बसंती भाग मिल्खा भाग बनाने के बाद में कहाँ कोई क्या कहते हैं अनजान बिल्कुल। अननोन राइटर को एक्सेबल करते हैं। वो अभी भी कुछ राइटर्स डायरेक्टर्स हैं जो सुनने को तैयार होते हैं, पर उनकी संख्या बहुत कम है। वही डायरेक्टर प्रोड्यूसर लेते हैं जिनका जेन्युइन जुनून है सिनेमा को बनाने के लिए, और वो पैसे के पीछे नहीं भागते, प्रोजेक्ट्स के पीछे नहीं भागते हैं। तो वो लोग अभी भी अवेलेबल हैं, पर उनकी संख्या अभी बहुत कम हो गई है। अब आप ये बताइए कि जो राइटर बनना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं जिनके पास बहुत अच्छी कहानियां उन्हें ऐसा लगता है क्योंकि बीच में एक बार अनुराग कश्यप का भी एक स्टेटमेंट आया था कि यार मेरे पास मैं तो सबको सुन लेता हूँ और बहुत कचरा होता है लोगों के पास तो अब से मैं सुनूंगा नहीं सुनने का पैसा लूंगा तो कभी वो भी एक्सेसिबल थे लोगों के लिए लेकिन बाद में उनका एक ये स्टेटमेंट आया तो खैर वो बॉलीवुड छोड़कर जा चुके हैं जो लोग राइटर बनना चाहते हैं और फ़िल्मों में आकर फ़िल्में लिखना चाहते हैं, स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? आप क्या सलाह देंगे? उनके पास क्या तैयारी होना चाहिए? उनको उनकी मानसिक स्थिति कैसी होना चाहिए? उनके सोचने का तरीका कैसा होना चाहिए? आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ पे एक राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगा कि मैं भी राइटर हूँ, तो हमारे यहाँ के राइटर मेहनत नहीं करते हैं। अगर अच्छा, हॉलीवुड के राइटर की बात करें या साउथ के राइटर की बात करें, वो डेडिकेटेड टाइम देते हैं एक कहानी को चुनने में, उस कहानी को लिखने में। हमारे यहाँ पे मैं राइटर कम्युनिटी की तरफ से जितने लोगों से मिला हूँ, अगर अनुराग कश्यप ने बोला है तो वो एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि मैं कोई भी राइटर हल्का-फुल्का आइडिया लेके चला जाता है, उनको लगता है कि ये ऑस्कर विनिंग कहानी है। ठीक, हर राइटर को यहाँ पे लगता है कि बस इस बार तो ये फ़िल्म बन जाए तो ऑस्कर तो मुझे ही मिलेगा। ये ज़हन में बैठा हुआ पर वो अंदर से जो होता है कि आप कैसी कहानी लिखे हैं अगर भ्रा भ्रम में ना रहे तो आपको पता चल जाता है कि ये कहानी वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो इंट्रोस्पेक्शन जो होता है ना अपने अंदर से करना चाहिए तो और यहाँ पे जितने भी राइटर्स आते हैं 10-20 ऐसे जो अच्छे हैं, जो पढ़ते बहुत कम हैं, फ़िल्में बहुत कम हुँ, देखते हैं और कहानियों पे तो सबसे ज़्यादा कम काम करते हैं। बैठे लिखे, चल दिए लेके झोला में उठा के या मेल कर दिए उस तरह का। तो राइटर कम्युनिटी का भी एक बहुत बड़ी समस्या यही है, कि वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं। अगर कोई राइटर बनना चाहता है तो मेरा सबसे बड़ा ये सजेशन है कि वो अपने भारत के हर भाषा की जो बहुत अच्छी-अच्छी किताबें हैं,
उनको पढ़े। बहुत बढ़िया फ़िल्में हैं, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज की हो, हिंदी, तमिल, मलयालम, तेलुगु कन्नड़। मैं बहुत सारी मलयालमी फ़िल्में देखता हूँ। उनकी कहानियाँ इतनी जुड़ी हुई मालूम होती है, वो लगता है कि यार ये कहानी मैंने क्यों नहीं लिखी। तो वो ज़मीन से जुड़े, ज़मीन को देखे, बहुत सारी किताबें पढ़े, बहुत सारी फ़िल्में देखे और कहानी लिखने के बाद में उसपे बहुत टाइम अपना स्पेंड करें और एक टाइम दे। अगर वो टाइम देने के बाद में अगर आपने साल भर, 2 साल दे के कोई कहानी लिखेंगे, तो वो हर कोई सुनने को तैयार होंगे, वो अच्छी फ़िल्में बन के आएगी। वो करने के लिए आज कोई तैयार नहीं है। आज बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं, उनको लगता है कि क्राफ्ट सीख लेंगे और मुझे कहानी कहना आता है। एक किताब हमने पढ़ ली, पहला एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट सेकंड सोच लेते हैं, अच्छा हमारा ओपनिंग ऐसा होगा, कोल्ड ओपनिंग ऐसा होगा, पर कंटेंट की बात नहीं करते, उसमें कैरेक्टर की बात नहीं करते, उससे कैरेक्टर का एटीट्यूड कैसा है, उस पे बात नहीं करते हैं। कैरेक्टर में जो होता है ना कि एक पर्दे पे आने से पहले एक राइटर एक कैरेक्टर को जी रहा होता है, वो राइटर जीना छोड़ चुके हैं। अगर जो राइटर फ़ील करने का कहानी सोचता है और उस कहानी सोचने के बाद में उसको कहानी रुला देती है, हँसा देती है, तो समझ लीजिए कि वो कहानी सफल है। जैसे मैं हँसता हूँ, जैसे मैं रोता हूँ, जो कहानी हमारी है वो भावनाओं में अगर बहता हूँ, तो मेरे जैसे हज़ारों लोग होंगे जो बहेंगे। अगर वो फ़ील करने लगे राइटर उस फ़ीलिंग के साथ, उस डेप्थ के साथ लिखे तो बहुत अच्छी कहानियाँ आनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ठीक आपने बताया कि सोचना जो है वो राइटर्स को भी है, एक तरफ़ा मामला नहीं है और अगर जेन्युइन कंटेंट होगा आपके पास में, वाक़ई अच्छी कहानी होगी तो उसको सुना भी जाएगा। भले ही सुनने वाले लोग बहुत थोड़े से हैं, मगर कोई न कोई आपको मिलेगा क्योंकि वो भी अच्छी कहानी की तलाश में है, अगर आप एक अच्छे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की तलाश में हैं तो। जी, चलिए जी। मनोज जी आप आए और आपने अपनी फ़िल्म के बारे में, अपने करियर के बारे में और साथ ही नए लोगों को किस तरह से फ़िल्म इंडस्ट्री में आने से पहले क्या-क्या तैयारियाँ करना चाहिए, उसके बारे में बहुत खुलकर हमसे बातचीत की। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं और हम कोशिश करेंगे कि आगे फिर कभी आपसे मिलें और आपको हमारी शुभकामनाएँ हैं कि जो अगला साल अब आएगा उसमें आपकी कोई फ़िल्म हम बतौर निर्देशक भी पर्दे पर देखें। बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद आपका। नमस्कार। सभी को मेरा भी नमस्कार। थैंक यू आपने मुझे बुलाया अपने शो पे। थैंक यू।